तो उत्तराखंड एपीओ का जीएस का पेपर 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2015 का है। 16 में एग्जाम हुआ है, 2015 का है। ठीक, कंटिन्यू मैं प्रश्न पढ़ता जाऊंगा। आंसर से मुझे नहीं मतलब है, आंसर अभी देने का उद्देश्य नहीं है कि मैं आंसर दूंगा। ठीक है, आंसर आप लोगों को पता है, मुझसे बेहतर पता है। ठीक, आंसर देने के लिए, आंसर पढ़ने के लिए, जानने के लिए अभी समय बचा है, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे है, देखना ज़रूरी है किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। कुछ पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, जैसे यूके स्पेशल क्या पूछता है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन सब में क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर करंट से रिलेटेड कितने तरीके से प्रश्नों को पूछा है, तो मैं इनमें रिलेटेड टॉपिक लिखूंगा। क्वेश्चन तो लिख नहीं मिलेगा इतने में, रिलेटेड टॉपिक्स लिखूंगा, उसकी इम्पॉर्टेंस बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, और जैसे हिस्ट्री कई भागों में बटी हुई है, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, तो उसको हम लोग बाद में अलग कर लेंगे कि किससे कितना पार्ट पूछा हुआ है और कहाँ कहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेन मकसद वही है कि इस समय अब लगभग आप लोगों के जो है 20 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, तो 20 दिन में अगर आप सिलेबस भी कवर करना चाहते हैं, ठीक, चाहे क्लास के माध्यम से, चाहे खुद से पढ़ करके, चाहे जिस तरीके से, तो उसका एक तरीका है। एक डेप्थ जानना ज़रूरी होता है कि कितनी गहराई से किन्हीं चीज़ों को देखा जाए। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है 29 फरवरी 2016 को किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, यानी कि मानवाधिकार आयोग करंट का विषय है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग, ठीक, अध्यक्ष पूछा है। अब ये करंट में, क्योंकि 2016 में चेंज हुए थे, उसके अकॉर्डिंग तो हमको देखना रहेगा कि मानवाधिकार आयोग या कोई अन्य आयोग हैं, उनके कोई रिसेंटली अध्यक्ष चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनसे रिलेटेड मैटर हमको तैयार करना पड़ेगा। ठीक, T20 एशिया कप 2016 जो बांग्लादेश में आयोजित किया गया, हाल फिलहाल में भी T20 चल रहा है, कहाँ आयोजित किया गया, कम से कम वो पूछ सकता है T20। ठीक, यानी T20 से वो प्रश्न पूछता है, विनर, रनर अप, ठीक है, किस देश में हो रहा है, भारत की कोई विशेष उपलब्धियां हों, इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब T20 एक टॉपिक है, उसमें हमें देखना होगा कि हमारे प्रश्न क्या बन सकते हैं। ठीक, 2016 की शुरुआत में किस राज्य ने पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता मैट्रिक पास होने की शैक्षिक योग्यता बना दी, यानी कि चुनाव योग्यता भी उस समय के करंट का मुद्दा था, चुनाव योग्यता। ठीक, रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन इससे पता चलता है कि संविधान से जुड़े या कोई भी लीगल पॉलिटिकल इवेंट से जुड़े कोई भी किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की चेंजिंग हो रही है, महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, तो वो हमारा करंट का इशू बन सकता है, जहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्योंकि चेंजिंग हुई थी हरियाणा में और पूछा गया है उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में ही चेंजिंग से नहीं मतलब है, उत्तराखंड के ही करंट, लीगल करंट से नहीं मतलब है, बल्कि लीगल पॉलिटिकल कोई भी करंट हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, उस पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर है फरवरी 2016 में किस देश का संसद भवन विश्व में पहला ऐसा संसद भवन बना जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा के जरिए चलने वाला है। ठीक, यानी एक टॉपिक मिला, सौर ऊर्जा संसद भवन। ठीक, किस देश से रिलेटेड है वो बात की बात है, यानी भारत से बाहर के भी अगर कोई इन्वायरमेंटल इशूज है या कोई भी चीज़ है, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट करंट है, आपको जानना पड़ेगा। सौर ऊर्जा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, सौर ऊर्जा से इन्वायरमेंट का भी प्रश्न बनता है, और सौर ऊर्जा की दिशा में संसद भवन का निर्माण हुआ है, संसद भवन में सौर प्रणाली लगाई गई है, वो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, भारत किस देश से लड़ाकू जेट विमान राफेल खरीदेगा, तो राफेल विमान, ठीक, यानी रक्षा खरीद, रक्षा सौदा। ठीक, ये इस बार भी चर्चित है, रक्षा सौदा, राफेल विमान भी इस बार भी चर्चित है। ठीक, इस बार तो देश पूछा है, हो सकता है किस कंपनी द्वारा बनाया गया ये पूछ ले, या इस तरीके की कोई बात पूछ ले, तो वो भी, तो करंट के वीडियो में इस पर टॉपिक पर आपका जो है मैटर पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि राफेल विमान जो आ रहा है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, फ्रांस के, ठीक है, और क्या प्रोसीजर था, वो सारी चीज़ें उस करंट टॉपिक में चर्चा में है। रक्षा सौदा इस बार भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। फरवरी 2014 में भारत के किस शहर में पहली बार मोनो रेल का परीक्षण हुआ, 2016 में प्रश्न आया है, 2014 का पूछ रहा है मोनो रेल। ठीक है, यानी ये भी करंट का मोनो रेल परीक्षण, ठीक, ये 14 में हुआ है, 2014 में हुआ है, 16 में पूछ रहा है। मतलब ये है कि अगर रेलवे से जुड़े, इधर लॉकडाउन के दौरान, ठीक,
रेलवे से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, ठीक है। टिकटिंग प्रणाली, अदर प्रणालियों में बदलाव हुए हैं, ठीक। बुलेट ट्रेन की बात की गई है, ठीक। इधर 2-3 यानी 16 के बाद के 21 तक में आप देखेंगे रेलवे से जुड़े कई चीज़ें बदलाव हुई हैं, ठीक है। जोनों की संख्या में भी बदलाव रहा है, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या क्या नहीं रहीं, उत्तराखंड से रिलेटेड भी देखना पड़ेगा कि रेलवे में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है, नई चीज़ हुई है, नहीं हुई है। रेल भी आपका, ठीक है, मोनो रेल, बुलेट ट्रेन, इस टाइप का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यदि करंट में चर्चा में विशेष तौर पे साल 2 साल के अंदर रहा है तो जरूर बनता है, ठीक है। कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का अब अस्थायी स्थल बन गया है? तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पहले अलग अलग जगहों पे होता था, लेकिन फिर गोवा को ही चुन लिया गया और गोवा में ही अब कंटिन्यू राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बाल फिल्म महोत्सव, तमाम महोत्सव जो पिक्चर रिलेटेड हैं, मूवीज से रिलेटेड हैं, वो गोवा में ही हो रहा है, ठीक। तो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, महोत्सव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी करंट में ही आप मान सकते हैं, ट्रेडिशनल से नहीं मतलब है, करंट में ही चर्चा में रहता है, इसी वजह से पूछा गया है। मधेसी आंदोलन किस देश से संबंधित है? अब मधेसी आंदोलन बहुत चर्चित आंदोलन था, यानी कि आंदोलन देश, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना कि देश, तमाम दुनिया के तमाम देशों में तमाम तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। वर्तमान में कौन ज़्यादा चर्चा में है? जैसे तालिबानों के जरिए, आप अच्छा मानिए बुरा मानिए, वो उनका आंदोलन था, तालिबान चर्चा में है, ठीक है। सीरिया में कुछ संगठन चर्चा में रहते हैं, फिलिस्तीन इजराइल का विवाद हुआ, उससे रिलेटेड कुछ बात रही, ठीक है। जैस्मिन क्रांति से रिलेटेड बातें 10 साल से चर्चा में है, लगातार प्रश्न आ रहा है। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आंदोलन और देश। विदेशों में यह बात को देखना कि कोई विशेष जातीय आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, किसी तरीके के आंदोलन हो रहे हैं, चर्चा में हैं, उनको हमें करंट से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, शक संवत महीनों का सही क्रम क्या है? ठीक है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस के साथ मिसलिनियस पोर्शन रखिए, ठीक है। मिसलिनियस पोर्शन में हिंदी वर्ष या माह, ये उत्तराखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमेशा पूछता रहता है कि फागुन, पौष, भाद्रपद, ज्येष्ठ, इनमें क्रम सही सीक्वेंस क्या होगा? तो आपको 12 मंथ के नाम जानने ही होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक में रहेगा। उत्तराखंड में और भी बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको पढ़ना रहेगा हमें, ठीक है। बशर अल असद राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि आंदोलन और देशों को यदि आप देख रहे हैं करंट में, तो आपको बशर अल असद का नाम जरूर मिलेगा, ठीक। तो सीरिया से प्रश्न पूछा हुआ है, सीरिया के राष्ट्रपति रहे हैं, यानी कि चर्चा में रहे व्यक्तित्व। अगर इसी को कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको आप बना सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति। कौन चर्चित व्यक्ति रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बड़े स्तर पर, इनको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, 100 नंबर का है, मेरिट बनाने में विशेष भूमिका निभाएगा। ला आप लोगों को पढ़ना है, ला आप लोग पढ़ेंगे, अच्छी बात, ला तो पढ़ना ही पढ़ना है। 100 क्वेश्चन ला के हैं, तो 100 क्वेश्चन ही आपको जीएस के भी मिल रहे हैं। एक एक नंबर से फाइट होती है। जीएस जितना ही बेहतर आप करेंगे, चांसेज उतने ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ला बैकग्राउंड के लोग ला में एवरेज मार्किंग ले ही आते हैं, बहुत से लोग ले आएंगे, लेकिन जीएस का अच्छा जिनका बैकग्राउंड है वो ही यहाँ नंबर उठा पाते हैं। यानी जिनके पास बैलेंस अच्छा है ला जीएस में, उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जीएस यदि कमज़ोर बनता है तो आपको समस्या हो जाएगी। इसीलिए बेसिक में पहले दिन आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दे रहा हूं कि खुद बैठ करके भी जब करिए तो आप क्वेश्चंस को निकालिए, देखिए क्या पूछता है, कैसे पूछता है, कहाँ ढूंढा जाए, कैसे पढ़ा जाए। ये जान रहे हैं तो आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत समस्या है, ठीक है। अगली बात, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार सभी राज्यों की सीमाएं लगती हैं? ठीक है, इसको आप यूके स्पेशल में नहीं रख सकते हैं, ज्योग्राफी में, ठीक है। सीमाएं इंडिया की, ठीक है। सीमाओं से जुड़े 7-8 क्वेश्चन हैं जो हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो चीन से जुड़ी सीमाओं से हो सकता है, पाक से जुड़ी सीमाओं से हो सकता है, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं से हो सकता है, म्यांमार से जुड़ी सीमाओं से हो सकता है। यानी कि नॉर्थ इंडिया की पूरी बेल्ट
गुजरात से लेकर के मिजोरम तक पूरी बेल्ट आपको देखनी पड़ेगी, किसकी सीमा किससे स्पर्श कर रही है, कितने राज्यों की कर रही है, एक देश क्या एक से अधिक राज्यों से स्पर्श करता है, एक राज्य क्या एक से अधिक देशों से स्पर्श करता है। सीमाएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगी। यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 100% संभावना रहती है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। ठीक है। 2016 में बांग्लादेश में आयोजित अंडर-19 आईसीसी वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने किस देश को, यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड देखिए करंट की क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। और वर्ल्ड कप में सीनियर और जूनियर दोनों आपको जानना है। ये अंडर-19 पूछ रहे हैं, मतलब जूनियर वर्ल्ड कप के बारे में भी जानना है, पुरुष और महिला के बारे में भी जानना है। देखना पड़ेगा कि रिसेंटली क्या इस समय इवेंट्स चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। नहीं देखेंगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। फरवरी 2016 में सिल्क रोड ट्रेन समाचारों में थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचारों में थी सिल्क रोड ट्रेन। ये विवाद भी भारत से रहा है, कहाँ से चलकर कहाँ को पहुंची, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये प्रश्न दोबारा नहीं पूछा जाना है, लेकिन सिल्क रोड पूछा जाना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसको आप यहां पर रोड एंड ट्रेन, यानी कि अगर इससे रिलेटेड कोई करंट में कुछ बात हुई हो, चर्चा में रहा हो, तो इंपॉर्टेंट बन सकता है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्री पवन चैमलिंग सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल इवेंट में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल से मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पवन चामलिंग जी जो है आप जान रहे हैं सिक्किम के लगातार जो है मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, कोई चैलेंज देने वाला नहीं है इनको, तो लगातार चर्चा में है। तो अगर कोई राजनैतिक व्यक्तित्व, यानी कि एक पॉलिटी में आप लिख सकते हैं राजनैतिक कोई व्यक्ति हैं अगर, ठीक है, चर्चा में अगर हो, चर्चित रहे हो, तो उनको आपको जानना जरूरी है। ठीक, मृत्यु भी हो सकती है, किसी बहुत विशेष राजनीतिक पर्सनालिटी की मृत्यु हुई हो। ठीक, उनके पॉलिटिकल कैरियर से रिलेटेड कोई विशेष इवेंट हुआ हो, इस तरीके की कोई बात हो पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रश्न बनते हैं और ये उत्तराखंड की टेंडेंसी का प्रश्न है, ये भी आप जाने रहिएगा। ये नहीं कि कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछेगा, ये उत्तराखंड की टेंडेंसी का क्वेश्चन है। ठीक, अभी इसमें फिर से इंपॉर्टेंट देख लेंगे क्या चीजें हैं, फिर से देख लेंगे। ये तो पढ़ना क्या है, उन चीजों को समझना है। ठीक है, द टर्बुलेंट ईयर्स के लेखक कौन हैं, यानी बुक्स, मिसलिनियस में बुक्स। ठीक, अब बुक्स में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपका रहेगा, करंट का भी रहेगा और ठीक है ट्रेडिशनल भी, दोनों बुक्स ये पूछता है। करंट में इन्होंने इस समय जो पूछा हुआ है 2016 में श्री प्रणब मुखर्जी जी की बुक थी द टर्बुलेंट ईयर्स, उसके बारे में। तो करंट में आप जान रहे हैं कि आपके राष्ट्रपति की पुस्तक होगी तो जाहिर सी बात है चर्चा में होगी ही होगी। अभी बीरप्पा मोइली जी हैं आपके, उनको कोई साहित्य भारती का जो है सम्मान मिला है उनकी किसी पुस्तक को, वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उनकी जो पिछली पुस्तक थी उसको भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो पुस्तक से भी देखना है, बुक से भी देखना है कि कौन से प्रश्न बन सकते हैं और उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, छांट के भी हमको रखना पड़ेगा। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगत कहाँ पर हुई थी, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री की बौद्ध संगति। अब आप बताइए बौद्ध संगीत कितनी बार पूछा है, शायद ही कोई ऐसा पेपर बचता हो जो यहाँ पर ना पूछे। चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको जानना है, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया, यानी बौद्ध संगत के साथ साथ महात्मा बुद्ध जी को भी पढ़ना है। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी को भी पढ़ना है, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, किसको प्रथम उपदेश दिया, पहले 2 शिष्य इनके कौन से बने, सर्वाधिक समय तक कहाँ पर निवास किया। ठीक है, उनका रूट क्या था, कहाँ से ज्ञान प्राप्त किए, फिर जाते हुए घूमते टहलते कहाँ पहुंचे, मृत्यु कहाँ पर हुई, किसके शासनकाल में हुई, किस राज्य में हुई, तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनचर्या को जानना है। यदि पूरी जीवनचर्या महात्मा बुद्ध की जानना है तो जाहिर सी बात है महावीर स्वामी की जानना ही पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी 2 ऐसे पर्सनालिटी हैं भारत के जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपका अपलोड है। ठीक, हिस्ट्री के वीडियो आपके मौर्य साम्राज्य तक
फिलहाल अपलोडेड है, उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है मौर्य साम्राज्य का। अभी पूरा पेपर देखेंगे पता चल जाएगा, दोनों क्वेश्चंस उन वीडियोज़ में हैं। मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आप वीडियोज़ भी देखते रहिए, दोहराता रहेगा, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को ढूंढने में ही 20 दिन बीत जाएगा। अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या, यानी कि पुस्तक विशेष के बारे में, और इसको यहाँ बुक्स में नहीं लिखा जा सकता है, ये इतिहास की पुस्तक में रहेगा, ठीक है, पुस्तक, और इसका आपको कंटेंट जानना पड़ेगा, किसी पुस्तक में क्या विशेष बात लिखी हुई है। अगर यहाँ पर पूछ रहा है कितने तीर्थों की संख्या दी हुई है, तो जाहिर सी बात है सैकड़ों बार पूछा हुआ है कि किस पुस्तक में 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है। अब अंगुत्तर निकाय अगर आप नहीं जान रहे हैं तो गलत कर देंगे। इंपॉर्टेंस देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे तौर पर पूछा हुआ है, यानी कि ये नहीं पूछ रहा है कि आप अचानक से पूछ ले रहा है, नहीं नहीं, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बोले यहाँ तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो करंट रिलेटेड इश्यूज हों, चाहे ये ट्रेडिशनल आपके शुरू हो रहे हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यानी कि 100 में मिनिमम आपको 80+ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी गलती होगी तो कहाँ से होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सही करना पड़ेगा, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा से का अनुयायी था। अब आप जाहिर सी बात है कनिष्क तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक विकास सम्राट अशोक के समय होता है, तो दूसरा जो डेवलपमेंट का काल था वो कनिष्क का ही था। तो बौद्ध धर्म भारत के सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो हम आप कनिष्क को, सम्राट अशोक को, इनको छोड़कर नहीं चल सकते हैं। तो कनिष्क हो गए, सम्राट अशोक को भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज थी, ठीक है। अब देखिए कविराज उपाधि यानी कि शासक उपाधि, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, ये भी उत्तराखंड की लगातार आए हुए क्वेश्चनों में से है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि ली थी, तो क्या है, गुप्त वंश से रिलेटेड है, तो कुल मिलाकर के गुप्त वंश भी आ जा रहा है, ठीक। यानी कि अभी हम क्रम से देखेंगे तो हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन सारे वंशों से, देखिए बौद्ध जी से आ गया, ठीक है, पुस्तक में अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख है, ठीक, कनिष्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शासक उपाधियां गुप्त वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। सुल्तानों में देखिए ये एंशियंट हिस्ट्री के हो गए, ये इतने एंशियंट हिस्ट्री के हो गए क्वेश्चन, फिलहाल जो सामने मिले हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद मेडुअल की, मेडुअल में, ठीक है, फारसी अनुवाद सुल्तान कौन से हैं, ठीक है, किसने ये काम प्रारंभ किया, तो जाहिर सी बात है मेडुअल हिस्ट्री आपके सल्तनत काल से प्रारंभ होती है। इंडियन पुस्तकों का फारसी में अनुवाद होना एक विशेष क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा पूछ लिया गया, ठीक है, सीधा पूछ लिया गया। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को अलाउद्दीन के इक्तेदारों को आवंटित नहीं किया गया था, ठीक है। अब बात आई कि आप जानते हैं कि जब सल्तनत में सल्तनत काल की स्थापना हुई, खिलजी वंश की स्थापना हुई, तो बहुत जगह इक्तेदार थे, यानी कि इक्तेदारों का आवंटित नहीं होने का मतलब है सल्तनत काल की, ठीक है, यानी सुल्तान को ही सल्तनत काल मान लिया जाए, तो इसकी जो भू राजस्व व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है या शासन प्रणाली है, तो इसको लिख सकते हैं शासन प्रणाली, यानी कि सल्तनत काल की शासन प्रणाली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सामान्य तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक्स चुनने पड़ेंगे आपको, ठीक है। शासन प्रणाली, ठीक। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी, यानी कि मुद्रा व्यवस्था, मेडुअल में मुद्रा व्यवस्था, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां अकबर का पूछा है, अकबर ही नहीं है, अकबर के साथ साथ शेरशाह सूरी की भी मुद्रा व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर की भी मुद्रा व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं सल्तनत काल में भी मुद्रा व्यवस्था से प्रश्न बनते हैं। और तो और मुद्रा व्यवस्था को अगर प्राचीन काल से लिया जाए तो सैकड़ों बार आए क्वेश्चन है, जिसमें से गोल्डन क्वाइन के लिए ही सबसे ज़्यादा जो है, जो सोने की आपकी क्वाइन होती है, सिक्के होते हैं, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, बहुत सीधा सीधा है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग किसने किया, हिंद यवन शासकों ने किया, ठीक है, लेकिन ये यूनान वाले ही थे।
भारत में भारत की सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किया, तब बात आएगी कुषाणों ने जारी किया। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके मिले, गुप्त काल के मिले। सैकड़ों बार आए क्वेश्चन है। तो अकबर की पूछ लिया मुद्रा व्यवस्था, तो कौन सी नई बात। तो मुद्रा व्यवस्था भी आपको जानना है, एंशियंट मिडुअल दोनों मुद्रा व्यवस्थाएं आपको जाननी है, ठीक है। मुगल काल में कृषकों को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था, यानी कि ऋण अगर पूछ रहा है, कृषि ऋण पूछ रहा है, ठीक है, तकाबी के बारे में पूछ रहा, तो तकाबी चर्चा सल्तनत काल में भी थी, वही तकाबी चर्चा मुगल काल में भी रही। तो ऋण व्यवस्था भी शासन प्रणाली में आ जाएगी, ठीक है। ऋण व्यवस्था भी यहां पर भूमि, इक्ता, ठीक है, ऋण, ऐसे तमाम व्यवस्थाएं आ जाएंगी। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया, यानी कि शासन प्रणाली में ही ऋण व्यवस्था भी आपकी आ रही है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, ठीक है। ये इतने मेडुअल के हो गए एक साथ। फिर मॉडर्न में, ठीक है, पाकिस्तान शब्द, चलिए इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। देश, नाम लिख लीजिए, नाम से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है राजधानी आप बढ़ा लीजिए खुद से, ठीक, ये अलग क्वेश्चन है। तो देश, नाम, राजधानी ज्योग्राफी में जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन से पता चलता है कि अन्य देशों के नाम, राजधानी, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के जन्मदाता कौन है, अलग हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, अलग हैं। पाकिस्तान को अलग करने के लिए सबसे बड़ा मूवमेंट किसने चलाया और अंतिम परिणाम निकला पाकिस्तान अलग हुआ, अलग हैं, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान की जो व्यवस्था रही, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पाकिस्तान का जो जन्म हुआ, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था। कैबिनेट मिशन यानी कि सीधी सी बात है, मॉडर्न इंडिया में जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उस दौरान, ठीक है, आयोग, मिशन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में जब मूवमेंट हमारे चल रहे थे, ठीक है, तमाम मूवमेंट्स चल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, इस दौरान बहुत से आयोग बने, बहुत से मिशन रहे। आयोग मिशनों के बारे में जानकारी, अब सोचिए सदस्यों को पूछ रहा, हालांकि कैबिनेट मिशन चलिए छोटा है, लेकिन कैबिनेट मिशन के साथ साथ बहुत से ऐसे मिशन रहे हैं, ठीक है। साइमन का मिशन इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है। तमाम ऐसे मिशन इंपॉर्टेंट है कि आप उसको छोड़ करके नहीं चल सकते हैं, उनके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा, क्या उनका रिजल्ट रहा, कब वो आए। साथ ही साथ इसीलिए मैंने आयोग मिशन सिर्फ लिखा, सदस्य नहीं लिखा, सदस्य भी साथ ही में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आएगा। 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने पर किसने मदद की, ठीक है, कौन कौन थे। यानी कि हिस्ट्री में गद्दी पर बैठना, मॉडर्न इंडिया में गद्दी पर बैठना, तो हो सकता है ये रिपीट हो, जरूरी नहीं है, दोबारा पूछे जाने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शाह आलम द्वितीय को, तो अगर शाह आलम द्वितीय को गद्दी प्राप्त करने के लिए पूछा जा रहा है विशेष तौर पर, तो इतिहास के इस हिस्से को हमें देखना पड़ेगा कि जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, चाहे वो मेडुअल के हों, मॉडर्न के हों, यानी इतिहास पढ़ते समय दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये सत्ता परिवर्तनों में क्या विशेष कोई प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय भी इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के समय 1771 में भारत की स्थिति आप जान ही रहे हैं। 1764 बक्सर के बाद बहुत कुछ बदलाव हो चुका था, तो बदलाव हो गया था, तो उसके अनुसार शाह आलम द्वितीय बन गए, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, जो आपका मुगल काल है, ठीक, मुगल काल बड़ा स्पेशल काल है। मुगल काल दो खंडों में स्पष्ट बटा हुआ है, ठीक, दो खंडों में भी सीक्वेंस नहीं है। एक को कहा जाता है मुगल काल, एक को कहा जाता है मुगल साम्राज्य। मुगल काल में तो सभी आते हैं, बट मुगल साम्राज्य में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सिर्फ 4 आते हैं। पिछले 2-3 साल के प्रश्नों में लगातार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि मुगल साम्राज्य क्या, मुगल साम्राज्य क्या, मुगल साम्राज्य क्या। तो मुगल साम्राज्य में सिर्फ 4 लोग, बाकी सब मुगल काल। तो ये उत्तरवर्ती मुगल काल में कई शासक हुए हैं, छोटे छोटे शासक हुए, कोई लंपट मूर्ख था, कोई रंगीला था, कोई साहेब बेखबर था, कुछ भी थे, ठीक है, कोई जफर था, कुछ भी थे, लगातार आने वाले प्रश्नों में से हैं। तो उस चीज को भी आपको जानना पड़ेगा कि उत्तरवर्ती मुगल काल, मुगल काल पूरा पढ़ना है, लेकिन जिस हिसाब से प्रश्न बनते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में भी जानना पड़ेगा, ठीक है, वो जानेंगे हम लोग, ठीक। निम्न में से किसने अपने लेखों द्वारा सन्यासी विद्रोह को मशहूर किया। यानी कि उपन्यास उस समय जो भी थे,
कई मामलों में चर्चित हुए। तो मॉडर्न इंडिया के जो बुक्स हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ भी बुक्स कंटेंट और यहाँ भी बुक्स कंटेंट बनेंगे, यहाँ भी बुक्स कंटेंट जानने पड़ेंगे। ठीक, सन्यासी विद्रोह किसने प्रचलित किया, तो हो सकता है नेक्स्ट बार आपका नील विद्रोह से जोड़ करके पूछ ले, नील आंदोलन से जुड़ी हुई कौन सी पुस्तक है या किसने प्रचलित किया। तो प्रश्न बनेंगे, जानना पड़ेगा, प्रश्न बनेंगे, जानना पड़ेगा। 1916 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग आप जानते हैं दो थी, एनी बेसेंट और तिलक की। होम रूल लीग, इसके बारे में जानना पड़ेगा, किसका क्या प्रभाव क्षेत्र था, क्या नहीं था, कहाँ पर स्थापित हुआ, कैसे रहा, कैसे नहीं रहा, सारी बातों को हमें पढ़ना पड़ेगा। होम रूल लीग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था, तो आप जानते हैं महत्वपूर्ण जो युद्ध रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के जो युद्ध रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं। बक्सर भी पूछेगा, प्लासी भी पूछेगा, मैसूर के युद्धों को भी पूछेगा, ठीक है, कर्नाटक के युद्धों को भी पूछेगा, ठीक है। तमाम ऐसे युद्ध हैं जिनके बारे में लगातार प्रश्न बनते हैं, वहाँ से प्रश्न आएगा, इसलिए सिंगल टॉपिक हमने युद्ध लिखा है। अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच कौन से युद्ध हुए, किसके माध्यम से डिसाइड हुआ, ठीक, अंग्रेजों भारतीयों के बीच युद्ध हुए, कहाँ हारे कहाँ जीते, किस हार जीत का क्या परिणाम रहा, लगातार आने वाले क्वेश्चन हैं, तो युद्धों को भी स्पेशली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कि साइंस शुरू हो गया, ठीक है, चुंबक, ठीक है, चुंबक आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। D1 D2 दो लेंसों की शक्ति है, दोनों साथ रखे गए हों तो दोनों की शक्ति क्या होगी, ठीक है, लेंस, ठीक है, इनकी शक्ति, तो दोनों जोड़ दिया जाता है, सीधे जोड़ दिया जाता है, ठीक, सीधा वाला वही है, फिर लेंस की कैटेगरी देगा तो हो सकता है कुछ और हो। एक धातु की सतह पर पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं यदि उस पर पड़ने वाला प्रकाश कैसा हो, ठीक है, यानी कि धातुएं चमकदार होती हैं, तो उसी में ये कारण मिल जाता है कि क्यों चमकती हैं, ठीक है, क्यों चमकती हैं, ठीक। किसी धारित्र की धारिता की व्यवहारिक इकाई क्या है, यानी कि आपको जो है यूनिट जानना रहेगा, ठीक है, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, ठीक, किसमें मापा जाता है। कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, विद गैसेज, एटमॉस्फेयर में गैसेज की क्या स्थिति है, यहां से लगातार प्रश्न आते हैं, ये आया, कोई नई बात नहीं रही, ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास स्थान क्या है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि इसको आप ज्योग्राफी में रख सकते हैं, ज्योग्राफी में, ठीक है, जीव जंतु, और इन्हीं जीव जंतुओं से फिर क्या बनता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी आपके रिजर्व्स पाए जाते हैं, विद रिजर्व्स, ठीक है, ये उत्तराखंड का फेवरेट क्वेश्चन है, रिजर्व के बारे में पूछता जरूर, हो सकता है आगे मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आगे मिल जाए। ग्रीन हाउस के लिए कौन सी प्रमुख गैस योगदान नहीं करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपसे पूछेगा, चाहे साइंस में पढ़िए, ज्योग्राफी में पढ़िए, इन्वायरमेंट में पढ़िए, मिसलिनियस पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। तो चलिए ग्रीन हाउस को भी ज्योग्राफी में लिख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में ज्योग्राफी में पूछा है। 70% से अधिक दुनिया का स्वच्छ पानी कहाँ पर है, अभी 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, ठीक है, वाटर की स्थिति क्या है, समुद्रों में कितना पानी है, ग्लेशियर्स में कितना पानी है, नदियों में कितना पानी है, हमारे लिए उपलब्ध कितना पानी है, कितना पानी ऐसे ही बह जा रहा है, सारी बातों को कुछ दिन पहले ही आप लोग पढ़े हैं, फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा एक रंजक, डाई, ठीक है, डाई क्या होता है, रंजक क्या होता है, किससे कलर किया जाता है, ठीक है, तो बहुत सिंपल पूछा है, इंडिको पूछा हुआ है, तो डाई, ठीक है। डाई रंजक क्या होते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। कौन सा एक विस्फोटक है, DDT TNT, तो विस्फोटक पूछेगा,
ठीक है। वैरायटी साइंस में देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक। निम्न में से कौन सा रोग हवा द्वारा फैलता है, डिजीजेज पूछेगा। रोग प्रतिरक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाएगा। ये दो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। अल्फांसो एक प्रजाति है, यानी कि फल फूल इन सब की जो है प्रजाति भी पूछता है, तो अल्फांसो एक चर्चित है आम की प्रजाति है, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो प्रजाति भी पूछेगा, यानी बॉटनी से भी प्रश्न रहेगा आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर से मिला करके। पायरिया बीमारी है, तो डिजीज में देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। पायरिया एक बीमारी है, किससे फैलती है, कैसे फैलती है, कहाँ की है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, देखिए यूनिट से भी दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यूनिट से भी। संधारित्र का पूछा, समुद्र पूछा, समुद्री दूरी, दो दो क्वेश्चन आपके जो है यूनिट से आ गए, ठीक है, यूनिट से आ गए। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तीसरा क्वेश्चन आ गया यूनिट से, ठीक है, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत के बारे में पूछ लिया। उस नदी का नाम बताइए जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि ज्योग्राफी में नदियों से जुड़े हुए सारे फैक्ट आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ, नदियों से जुड़ा हुआ सिंपल सा फैक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला, तो जनसंख्या जनगणना पूरा पढ़ना रहेगा, तो जनगणना को अलग मिसलिनियस में रखिए। जनगणना, जनगणना से प्रश्न आपके एक से अधिक आते हैं, वो टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो रेगुलर आता है हमेशा आएगा, ठीक है। वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम बताइए। वन क्षेत्रफल, ये लगातार प्रश्न आया हुआ है, तो इन्होंने इंडिया का पूछा है, हम वर्ल्ड और इंडिया दोनों पढ़ेंगे। वनों की स्थिति क्या है, कहाँ कितना है, कौन सा वन है, कौन सा नहीं है, ठीक। निम्नलिखित देशों में कौन सा ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित है नहीं, यूके में सम्मिलित है कि नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है कि नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन में है कि नहीं है, वेस्ट इंडीज में है कि नहीं है, लैटिन अमेरिका में है कि नहीं है, ठीक है, सार्क में है कि नहीं है, आसियान में है कि नहीं है, बहुत से ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे संगठन हैं। तो क्षेत्रीय संगठन इसका टॉपिक बनता है ज्योग्राफी में, क्षेत्र एवं क्षेत्रीय संगठन, ठीक। क्षेत्रों में यूके, ठीक है, वेस्ट इंडीज, ठीक, इस तरीके से तमाम बनते हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं, बाल्टिक देश कौन से हैं, यूके में कौन आता है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन आता है, लगातार आने वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं यहाँ से पूछता ही रहता है, उनको हम करेंगे, उनको हम करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह भी इसी ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में आप रख सकते हैं। उत्पादन, ठीक है, चावल इसमें इंपॉर्टेंट है, गन्ना इंपॉर्टेंट है, दाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तेलिए जो होते हैं तेल से रिलेटेड, ठीक है, जिनसे ऑयल निकाला जाता है, वो तिलहन इंपॉर्टेंट है, तो तमाम इंपॉर्टेंट है। उत्पादन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, ठीक है, उत्पादन हमें करना है। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में किसकी राजधानी अजूबा है, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, पहले भी लिखे थे देश और राजधानी, यहाँ पर दोबारा लिखेंगे देश राजधानी, ये भी रेगुलर आने वाला क्वेश्चन है, ठीक। अफ्रीकी देश और यूरोप के देश इस मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और किन्हीं कारणों से अगर कोई चर्चा रहती है तो वो देश भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक निगाह इस पर भी लगानी है। एक एटलस ले लीजिए, एटलस को देखते रहिए, देश भी दिखेंगे, राजधानी भी दिखेंगी, पूरा मैप दिमाग में क्लियर हो जाएगा, यदि खुद से 10 मिनट रोज एटलस देखने की आदत है। नहीं है तो मैं बताऊंगा हवा में उड़ जाएगा, इससे अच्छा है अभी भी मौका है, अभी भी संभल सकते हैं, एटलस ले लीजिए, एटलस को लगातार रोज 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप देखते रहिए। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एटलस लेके बैठ जाइए, देखिए क्या है, कहाँ पर स्थित है, इंडिया की स्थिति क्या है,
ठीक है, नदियां दिखेंगी, पहाड़ दिखेंगे आपको, देश दिखेंगे, सीमाएं दिखेंगी। यहाँ तो देश राजधानी की बात हो रही है, विदेशों की भी, देश और कौन से देश से स्पर्श करते हैं उसकी बात होती है। भारत में भी 28 राज्य हैं, कौन सा राज्य किन राज्यों से स्पर्श करता है इसकी कोई लिस्ट आप बनाकर याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखते रहेंगे एक अंदाजा आपको रहेगा, आसान हो जाएगा। तो जरा उसको देखते रहिएगा। ठीक है, निम्नलिखित महासागरों में कौन सबसे गहरा है, यानी महासागरों से भी इंपॉर्टेंट जो बातें बनती हैं उनको जानना पड़ेगा। ठीक, अब आप देखिए ये वैरायटी है उत्तराखंड की, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करता जा रहा है। नदियों को टच कर लिया, उत्पादन को टच कर लिया, महासागर को टच कर लिया, हर एक चीज टच करता जा रहा है। लीजिए अगला ये भी आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो महासागर के साथ पर्वत भी, ठीक है, पर्वतमालाएं, इनको भी आपको पढ़ना है। एंडीज क्या है, कहाँ है, हिमालय क्या है, कहाँ है, आल्प्स क्या है, कहाँ है, ठीक है, रॉकी क्या है, कहाँ है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, कहाँ है, सारे के सारे पर्वतों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लौह अयस्क के बृहत्तम उत्पादक राज्य का नाम बताइए, तो उत्पादन में दूसरा हिस्सा आता है। ठीक है, उत्पादन का दूसरा हिस्सा है खनिज, खनिजों के उत्पादन में क्या स्थिति है। ठीक है, खनिज किस प्रकार उत्पादित होते हैं, कहाँ पर, कहाँ कोयला मिल रहा है, कहाँ लोहा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, सारी चीजें। हाल फिलहाल में करंट के इशूज में आप जानते हैं कर्नाटक में लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है भारत में। ठीक है, थोरियम कहाँ पर मिलता है, यूरेनियम कहाँ पर मिलता है, हर एक चीज, किसको कोयला बैंक कहा जाता है। ठीक है, अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, यानी इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनरल से रिलेटेड, उसका उत्पादन, उत्पादन में परसेंटेज, भंडार, भंडार का परसेंटेज। यहाँ से इंडिया का तो पूछता ही पूछता है, वर्ल्ड का भी पूछता है कि कहाँ पर कौन सा जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, करंट के इशूज से मिला करके पढ़ना पड़ता है, ये एक अलग समस्या है। ठीक, MRTP एक्ट 1969 को प्रतियोगी अधिनियम, ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, जिसका प्रभावी वर्ष है। तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन मिसलिनियस में एक्ट्स के बारे में आपको जानना रहेगा। एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लॉ का पेपर है, एपीओ का पेपर है, उसके लिए जीएस पूछा जाना है, तो एक्ट्स से रिलेटेड कोई भी बातें होंगी तो वो इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसको आप छोड़कर नहीं चल सकते हैं। तो एक्ट्स आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्ट्स के बारे में जानना रहेगा। हाल फिलहाल में कुछ संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना रहेगा। ठीक, प्रश्न आना 100% श्योर है, एक्ट्स कोई होंगे तो उनसे भी, और साथ ही साथ संविधान संशोधन से तो 100% श्योर है, आना ही आना है। ठीक, तो मिसलिनियस में एक्ट्स रखिए, पॉलिटी में नहीं, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड होते हैं, करंट से रिलेटेड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पूंजी बाजार में कार्य करती है, यानी कि मुद्रा संबंधी जो संव्यवहार है उसको भी हमें जानना है कि क्या चीजें हैं, पूंजी का बाजार का काम कौन करती हैं। तो आप इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में यहाँ पर पूंजी बाजार, इसके बारे में भी आपको जानना है, पूंजी बाजार के रूप में कौन है। ठीक है, यानी कि इसको अगर जोड़ा जाए पूंजी बाजार के साथ मुद्रा, मुद्रा को भी जोड़ लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा आरोपित नहीं किया जाता, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अब नहीं पूछेगा, अब जीएसटी से रिलेटेड पूछेगा। तो आप जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई बात है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, औद्योगिक नीति 1977 का मुख्य बल था। ठीक, अब आप देखिए पुरानी नीतियों के बारे में भी पूछता है, ये भी क्वेश्चन दोहराया नहीं जाएगा। औद्योगिक नीति 1977 का मुख्य फोकस किस पर था, ठीक है, तो बहुत सीधा सा जान लीजिए, लघु और कुटीर उद्योगों पर था। ठीक है, जो औद्योगिक नीति भारत की है वो लघु और कुटीर उद्योगों को ज़्यादा फोकस करके मेंटेन की गई है स्वतंत्रता पश्चात, क्योंकि आप जानते हैं भारत बहुत जनसंख्या वाला एक देश है, यहाँ पर रोजगार की समस्या का सलूशन लघु और कुटीर उद्योग हैं। बृहद उद्योग, ठीक है, बड़ी मशीनरियों के सहारे हो जाते हैं, वहाँ पर श्रम बल की आवश्यकता घट जाती है, इस वजह से वो सोल्यूशन नहीं है। बार बार, ठीक है, लघु मध्यम कुटीर उद्योग लगातार चर्चा में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इकोनॉमी में एक टॉपिक बनाइए, लघु मध्यम कुटीर उद्योग, इनसे रिलेटेड कोई भी बातें हैं, पुरानी हैं, करंट से भी रिलेटेड यहां पर बातें हैं, जो भी बातें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगी।
किस राज्य में जैतापुर नाभिकीय संयंत्र स्थित है? नाभिकीय संयंत्र आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ पर मिसलिनियस में लिख सकते हैं नाभिकीय संयंत्र, इनकी लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैतापुर हो, तारापुर हो, कहीं भी हो। कर आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती है तब यह क्या कहलाता है? यानी कि टैक्सेशन व्यवस्था को पूछा गया है, रिग्रेसिव टैक्स को पूछा गया है कि जहां पर कर व्यवस्था लागू है जिस देश में, ठीक है, उसके बेस में जब वृद्धि की जाती है टैक्स के साथ जब कर की दर घट जाती है तो ये कर क्या कहलाते हैं? रिग्रेसिव टैक्स कहलाते हैं, प्रतिगामी कर कहलाते हैं। तो कर व्यवस्था भी पूछा हुआ है, ठीक है, कर व्यवस्था। ये उस समय जीएसटी के बहुत चर्चा में होने के कारण टैक्स से रिलेटेड कई बातें पूछी गई हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है? ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड से लगातार प्रश्न आता है, तो यहाँ निधियाँ लिखिए, निधियाँ, फंड्स जो भी हैं सबको, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंटर के हों, ठीक है, कुछ भी हैं आपको जानना पड़ेगा फंड से रिलेटेड। कीमतों में वृद्धि के दौरान किसको लाभ होता है? एक सामान्य सा प्रिंसिपल है, ठीक है, कीमतों में वृद्धि के दौरान किसको लाभ होता है? ऋणी को, ऋणदाता को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो ऋणी को ही लाभ होता है, यानी कि यह मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वहीं पर इसकी चर्चा होगी। तो आप मुद्रास्फीति लिख लीजिए, ठीक है। मुद्रास्फीति की क्या व्यवस्था है? मुद्रा की कीमत का बढ़ना और घटना, इसकी क्या व्यवस्था है? इससे रिलेटेड क्या बातें हैं उनको आपको जानना रहेगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ठीक है, हमेशा, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड बुक्स एंड, ये बुक्स पे बात नहीं खत्म होगी, ठीक है, एंड थ्योरीज, यानी कि जो प्रमुख सिद्धांत हैं किन्हीं से जुड़े हुए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ कौन सा सिद्धांत है? रैगनर नर्क से जुड़ा हुआ कौन सा सिद्धांत है? एडम स्मिथ से जुड़ा हुआ कौन सा सिद्धांत है? कीन्स से जुड़ा हुआ कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, जो कुछ विशेष व्यक्तित्व हैं इकोनॉमी के, उनकी थ्योरीज को भी आपको जानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यही बताता है। भारत में संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ठीक है, अब आत्मा यहाँ पर दूसरी वाली आत्मा पूछ लिया है, ठीक, तो यहाँ आत्मा लिख लीजिए, आत्मा, आत्मा परमात्मा के मेल के बिना तो कल्याण होना नहीं है। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? यानी कि उद्देशिका, उद्देशिका से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था? ठीक। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? यानी संशोधनों में विशेष जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, संशोधन, ठीक है, संशोधन, क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, कौन सा शून्य घोषित किया गया, ठीक है, किस वाद के प्रभाव को घटाने के लिए संशोधन किए गए, सारे क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन बनते हैं, उनके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये तो कुछ समय की बात है कि मैं सारे प्रश्न केवल पढ़ते जा रहा हूँ, टॉपिक किस तरह बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर ध्यान दीजिए, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। संशोधनों की बात हो गई। भारत की संसद में सम्मिलित है, यानी संसदीय व्यवस्था क्या होगी? ठीक है, संसदीय व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा क्या, राज्यसभा क्या, राष्ट्रपति क्या, किस तरह से इंटर रिलेट है, उससे संबंधित बात। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? यानी कि राष्ट्रपति, ठीक, इनके बारे में उपराष्ट्रपति से मिला करके पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ और भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी। सामान्यतः सदन, संसद के दोनों सदनों के मध्य अंतर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये संसद की व्यवस्था में आपका आ जाएगा। संसद से 2 क्वेश्चन आपके हो गए, संसद वाले पार्ट से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके सामान्य कार्यकाल के पूर्व हटाया जा सकता है, यानी कि सदन, संसद में हटाया जाना, हटाया जाना, ठीक है। कई पद हैं, नियुक्ति और हटाया जाना दोनों चीजें हैं, दोनों बातें इधर बीच लगातार आई हैं, तो हटाया जाना के साथ साथ आप नियुक्ति भी पढ़ लीजिए, नियुक्ति, हटाया जाना और नियुक्ति, कौन करेगा, किसकी करेगा, कैसे होगा, कैसे हटाया जाएगा, मिला करके आपको पढ़ना है, ठीक है। निम्न में से कौन सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है? अब ये एक आपका बेसिक लॉ का क्वेश्चन बना,
ठीक है, कि न्यायालयों के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि संविधान में उल्लिखित न्यायालयों की क्या व्यवस्था है, ठीक है, सामान्य तौर पर न्यायालयों की क्या व्यवस्था है, सीआरपीसी में उल्लिखित न्यायालयों की, क्योंकि लॉ से रिलेटेड जीएस का ये पेपर है तो जाहिर सी बात है सामान्य ज्ञान जो लीगल जानकारी से रिलेटेड होगा वो भी पूछेगा। तो अब कोई कह दे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राजस्व न्याय, नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो काम ही खत्म हो जाएगा सारा। तो राजस्व न्यायालय कौन है? अब सेशन कोर्ट, आप सेशन को राजस्व न्यायालय कह दीजिए तो सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो राजस्व न्यायालयों की क्या व्यवस्था होती है उसको भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यायालयों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। न्यायालय यानी न्यायाधीश, न्यायालय सब कुछ जानना है, ठीक है। न्यायाधीश, न्यायालय सब कुछ जानना है, ठीक है। सर्वोच्च राजस्व न्यायालय आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। मंत्रिमंडलीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी कि मंत्रिमंडल और कार्यपालिका, ठीक है, दोनों के बारे में आपको जानना है, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका के बारे में जानना है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 9 का किससे संबंधित है? तो भाग 9 से आपका प्रश्न आया हुआ है, 9 का, ठीक है, 9A 9B सभी को। तो अगर ये 9 का पूछ रहा है तो संशोधन भी जाहिर सी बात है पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। संशोधनों में पढ़ेंगे किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, यानी कि मॉडर्न इंडिया में आंदोलन भी जानना है, यानी क्रमशः आंदोलनों को किस तरह जानना है, क्रमशः जानना है, सीक्वेंस में जानना है, ठीक है। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसी में आपके आंदोलनों में बहावी आंदोलन मतलब सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन है, तो आंदोलन में क्या 2 कैटेगरी बना लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन उसके अनुसार जानना है, ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता भी लगातार पूछा है। कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष, कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है, कौन नहीं किया, कब? निम्न में से अतिवादी नेता कौन था? तो यानी कि इस समय के प्रमुख जो व्यक्तित्व थे, ठीक है, यानी कि इसमें व्यक्तित्व आपने नहीं लिखा है, यहां भी लिख लीजिए व्यक्ति। नरम कौन थे, गरम कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे, समाजवादी कौन थे, हर एक कैटेगरी में बांट के आपको जानना पड़ेगा। अतिवादी नेता कौन था, ठीक है, गांधीवादी कौन, अतिवादी कौन। बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो ये जब आप पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन तो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, दोनों आंदोलन इसमें आते हैं। सामाजिक आंदोलनों में किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ठीक है, सारी चीजें आ जाती हैं धार्मिक सामाजिक आंदोलनों में। उत्तराखंड के उस प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार का नाम बताइए जिसे फ्रांस में उसके श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो उत्तराखंड स्पेशल भी आ गया, यहाँ भी व्यक्ति नए पुराने दोनों, करंट में भी चर्चित और पहले के भी जो चर्चित हैं, जैसे वहीं के एक व्यक्तित्व हैं श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु भी हुई है, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और हर एक पेपर में लगभग उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता रहता है इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए, ठीक। तो उत्तराखंड स्पेशल में व्यक्ति भी जानने हैं जो भी चर्चा में रहे हैं, पुराने और नए जो चर्चा में हो सकते हैं। बोरीवली से पोरबंदर तक, बोरीवली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिसलिनियस में आपने बुक्स लिखा हुआ है, करंट और ट्रेडिशनल, यानी कि यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके आ गए, ठीक है। शैलेश मटियानी हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इनकी कई जो है पुस्तकें हैं। तो शैलेश मटियानी अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो रामचंद्र गुहा स्वयं इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी कि हाल फिलहाल के जो समकालीन हिंदी के लेखक हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो उसको एक टॉपिक आप मिसलिनियस में बना लीजिए, समकालीन लेखक,
ठीक है, समकालीन लेखक। तो समकालीन लेखक, जैसे पुस्तक फेमस हो गई तो लेखक फेमस हो गया, ये एक कैटेगरी होती है, और लेखक ही फेमस है तो पुस्तक तो फेमस हो ही जाएगी, ये दूसरी कैटेगरी है। तो लेखकों की ओर से भी पुस्तकें पढ़ना है और पुस्तकों की ओर से भी लेखकों को पढ़ना है। अब प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक पूछी गई तो वो लेखक नहीं है, लेकिन शैलेश मटियानी की पुस्तक पूछी गई तो ये लेखक हैं, कोई भी पुस्तक इनकी पूछ सकता है। तो उस तरीके से भी आपको जानना है, ठीक है। उत्तराखंड में आरबीआई का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया, ठीक है। तो इस टाइप के कार्यालय वगैरह, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है रिपीट हो। 30 जून 2006 में स्थापित हुआ। यानी कि अगर इसको नहीं, ठीक, कोई चीज विशेष, तो उत्तराखंड स्पेशल में आप लिख सकते हैं स्थापना किसी भी चीज की, नेशनल पार्क की स्थापना हुई हो, किसी राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना हुई हो, किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई हो, कुछ भी स्थापित हुआ हो, उत्तराखंड स्पेशल में आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा जनपद ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, यूके स्पेशल, यानी कि नगर, नगरों से जुड़े हुए, ठीक है, विशेषता, इन्हीं नगरों की अगर कोई विशेषता है तो उसको भी हमको जानना होगा, नगरों से जुड़ी हुई विशेषताएं हमको जाननी है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड के किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। यानी कि यहां पर स्पेशली जनसंख्या, उत्तराखंड की जनसंख्या, और जनसंख्या में सर्वाधिक, न्यूनतम डेंसिटी क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, सभी चीजों को जानना पड़ेगा। सर्वाधिक और न्यूनतम वाला तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है, हर एक चीज। बाकी दो चार बातें और जान लेंगे उसके साथ, वो अपनी जगह की बात रहेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कुमायूनी भाषा की फिल्म है, यानी कि भाषा और फिल्म, भाषाओं के बारे में भी जानना पड़ेगा, और उनसे रिलेटेड फिल्म अगर कोई है लोकल फेमस, उसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक। दरअसल फिल्में, कई समारोह होती हैं, विशेष भाषाओं की फिल्में प्रसारित की जाती हैं, तमाम बातें रहती हैं, उसके आधार पर प्रश्न बन जाता है। यानी कि करंट से रिलेटेड ही इशू है कि उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज की कोई फिल्म या लोकल लैंग्वेज किसी भी बहाने अगर चर्चित है तो हमें जानना ही होगा, नहीं जानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। द्रोणाचार्य के नाम पर किस स्थान को द्रोणा घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देहरादून द्रोणा घाटी है, द्रोण घाटी, यानी कि यहां पर घाटियां हैं, दून है, सब कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। घाटियां, दून, दून क्या होता है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। घाटियों के बारे में, अभी पर्वत भी मिल रहे होंगे। उत्तराखंड के किस जिले में बागनाथ मंदिर हैं, मंदिरों को जानना पड़ेगा, जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में। कुछ मंदिरों की इतिहास में भी चर्चा हो सकती है, राजवंशों की हो सकती है, ठीक है। देखिए अगला आ गया, चंद राज्यकाल में उत्तराखंड में जमीन के मालिक को क्या कहते थे, ठीक है। तो यहां पर राजवंश कौन कौन से रहे हैं उनको भी जानिए, एवं व्यवस्था, राजवंश एवं व्यवस्था, उसके बारे में जानिए, ठीक है। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है, यानी कि यहां पर उत्पादन भी जानना पड़ेगा, उत्पादन की क्या स्थिति है, ठीक है, कहां पर क्या हो रहा है, गन्ना हो रहा है, चावल हो रहा है, गेहूं हो रहा है, सेब हो रहा है, क्या हो रहा है जानना पड़ेगा, ठीक है। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद से प्रारंभ हुआ, चिपको आंदोलन से मैंने कहा था एक क्वेश्चन आता जरूर है, तो चिपको आंदोलन तो लिख ही लीजिए, चिपको, और साथ ही में आप बना लीजिए आंदोलनों की कैटेगरी। अब ये आंदोलन हो सकता है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान कोई बातें हुई हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आंदोलन के रूप में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, यानी कि ब्लॉक्स भी पूछ रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स भी पूछ रहा है, तो विकास खंड भी पूछ रहा है, तो विकास खंड भी जानना पड़ेगा। अब विकास खंड का टॉपिक क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके उत्तराखंड में आए हुए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। किस तिथि को उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया,
यानी नाम भी जाने रहिए, नाम फिर से पूछेगा, नाम फिर से पूछेगा। राज्य का नाम भी हो सकता है, जिलों के नामों में अगर कोई बदलाव हुआ वो भी हो सकता है, यानी नाम से रिलेटेड कोई बातें हैं तो उनको आपको जानना ही होगा। ठीक है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो एक स्पेशल क्वेश्चन है, फिर पूछ सकता है। ठीक है, राजस्व पुलिस व्यवस्था, ये दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, 1860 में लागू हुई थी, अभी तक ये व्यवस्था लागू है। ठीक है, 1860 से। उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? तो आप जानते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, तो आप वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था भी जान लीजिए। ठीक है, वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था भी आप जान लीजिए, क्या है, कैसी चल रही है। ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में आ जाएगा। ग्राम प्रधान के चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र क्या है? वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में आ जाएगा। बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, घास का मैदान है, यानी कि भौतिक भूगोल। उत्तराखंड का भौतिक भूगोल क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, जानना पड़ेगा आपका। द वैली ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन हैं? ठीक है, यानी वहाँ भी रिलेटेड कोई बुक्स हैं, इसके हैं फ्रैंक एस स्मिथ साहब हैं, रिपीट भी हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन भी। राष्ट्रीय गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, कब घोषित की गई? ठीक है, ये गंगा जी वहाँ से विशेष रिलेशन रखती हैं, तो उससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन है, यानी कि भौतिक भूगोल में वो भी आ जाएगा। ठीक, ये आपके 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे। इन 100 प्रश्नों के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, यदि 1 घंटे में मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूं और टॉपिक्स की भी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर सकता हूं, तो इसका मतलब समय तो नहीं कम है कि क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी रखते हैं ताकि मेंटेन किया जा सके। ये आपके टॉपिक्स हैं सिर्फ एक पेपर के। ठीक है, इनमें 80% ऐसे टॉपिक हैं जहां से फिर से क्वेश्चन 100% श्योर है, आना ही आना है। क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपके, उनमें कोई ऐसे टॉपिक नहीं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना हो, जहां से रेगुलर प्रश्न ना आता हो। तो जब बात आई कि इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे तो उस दौरान आप किस तरह पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे। अगर इनके अकॉर्डिंग आप कलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, दोहराते हैं, 20 दिन भी बहुत है। ठीक है, 20 दिन का समय जो बचा है वो भी बहुत है। लेकिन अगर आपको टॉपिक्स ही नहीं पता है, ठीक है, सामान्य तौर पर हर चीज पढ़ना है, ठीक है, लेकिन प्रश्नों को सॉल्व करने से यह पता चलता है कि किसी स्टेट की पूछे जाने की टेंडेंसी क्या है। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो उत्तराखंड हमेशा, चाहे वो सिविल का पेपर, आयोग ही सिविल का पेपर, उत्तराखंड सिविल का भी पेपर बनाता है, और वही उत्तराखंड के एपीओ के लिए भी पेपर बनाने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको विश्लेषण से यह बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छे से आप उठा करके देख लीजिए किसी भी साल का उत्तराखंड का सिविल का पेपर, एपीओ से रिलेटेड पेपर, जुडिशरी से रिलेटेड पेपर, आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी कि इन 100 क्वेश्चनों में यदि सही दिशा में मेहनत की जाए तो हमसे 80+ क्वेश्चन, ज़्यादा की मैं बात नहीं करूंगा कि हम 100 सही कराएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ह्यूमन एरर ही हो जाएंगी 2-4 क्वेश्चन। अगर इन्हीं टॉपिक्स को सही ढंग से आप मेंटेन कर लीजिए और इनके जरिए लिंक देखते हुए इंपॉर्टेंट पोर्शंस को देख लीजिए, तो 80 से कम नहीं होने पाएगा क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन अगर आपका जीएस में सही होता है तो मेरिट में रोकने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, औसतन वहां पर 55-60 क्वेश्चन लोग करके आते हैं जो लॉ बैकग्राउंड के लोग हैं, एपीओ या
जो है जुडिशरी का पेपर देते हैं, मैक्सिमम 55-60% तक ही सही करके आते हैं। यदि आप 80% क्वेश्चन के लगभग सही करके आते हैं तो जाहिर सी बात है आप मेरिट के अंदर ही रहेंगे, मेरिट से बाहर नहीं रहेंगे। तो 80% के लगभग तक कैसे प्रश्न हमारे सही हों, इन्हीं टॉपिक्स को आधार बनाते हुए, इनसे रिलेटेड बातों को लेकर के अदर एक्सटेंड करते हुए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ तो एक नदी पूछी हुई है, तो हम वर्ल्ड की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, इंडिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, एक हम सिंपल साइनॉप्सिस बना करके रख लेंगे, आसानी हो जाएगी। लगभग विश्व और भारत की नदियों को मिला करके लगभग आपके 30 फैक्ट बनेंगे जो स्पेशल बनते हैं। 30 फैक्ट्स अगर आप एटलस में देखते हुए एक बार भी, दो बार भी पढ़ लिए तो आपको याद भी हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। इसी तरीके से पर्वतों से अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, पर्वत से भी लगातार प्रश्न आए हैं, पर्वत से यहाँ पर भी प्रश्न आएंगे क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत से पर्वत स्थित हैं, इन पर्वतों के कौन से भाग हैं। तो पर्वत एक बहाना मिला, उसके बहाने उत्तराखंड स्पेशल पर्वत से रिलेटेड क्या प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं, लोकल उनके नाम क्या है, उसको देखते हुए वर्ल्ड में भी पर्वतों की स्थिति ऊपरी तौर पर हम देख सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे किसी भी टॉपिक्स में जाइए, यूके स्पेशल में जाइए, देखिए इतने प्रश्न इस तरीके से जो है आपके दिए हुए हैं कि जो है स्पेशली उत्तराखंड से ही पूछे हैं। हिस्ट्री में एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न तीनों मिला करके बराबर पूछा हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी में आप देखिए हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा है। इकोनॉमी में उत्पादन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्पादन से रिलेटेड पूछा है। पॉलिटी में पूरा जो है आपका संशोधन, निधियां, उद्देशिका, नियुक्तियां, मंत्रिमंडल, संसद, संसदीय व्यवस्था, इनसे पूछा हुआ है, ठीक है। साइंस में चुंबक, लेंस, यानी कि फिजिक्स से ज़्यादातर पूछा हुआ है। विस्फोटक के रूप में एक जो है केमिस्ट्री का पूछा हुआ है, डिजीजेस से रिलेट करके आपका जो है जूलॉजी बॉटनी से पूछा हुआ, यानी कि बायोलॉजी से पूछा हुआ है। तो आप मेंटेन करेंगे हर एक चीज़। और आप देखिए पूरे जितने भी क्वेश्चंस की हमारी चर्चा हुई है, जो भी आप प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं सभी की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी प्रश्नों की चर्चा हुई है उनमें उनमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमें नहीं जानना चाहिए। यानी कि ऊपरी तौर पर भी अगर आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन सही ही होंगे, लेकिन पता चला कि क्या पढ़ रहे हैं आप खुद ही नहीं जान रहे हैं। जब नहीं जान रहे हैं तो फिर पेपर में क्या करके आएंगे वो भी नहीं जान पाएंगे। तो बात को समझिए, स्ट्रेटजी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपने 20 दिन के शेड्यूल को सेट करिए, आसान हो जाएगा। वो नहीं समझ रहे हैं, बस केवल आप लगे हुए हैं, पढ़ने में ही लगे हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए जब ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट तौर पे पढ़िए तो ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ब्रह्मांड के कुछ सेट क्वेश्चन हैं। और सबसे अच्छी बात, पूरा पेपर देखने के बाद ये पता चला कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसके जो सबसे ऊपर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ना छोड़ें। यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस सभी कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर से देखने पर जो क्वेश्चन दिखते हैं उनको एक भी नहीं छोड़ेंगे। और जहां आवश्यकता है, किसी बहाने कोई चर्चा है, उनको थोड़ा सा गहराई में भी हम देख लेंगे, परिणाम पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं किया गया, सिर्फ पढ़ने में लगे हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं, फिर कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहा है, तमाम ऐसी जो है पर्टिकुलर व्यक्तिगत समस्याएं हो जाएंगी, समस्याओं के साथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और फ्रस्ट्रेशन के साथ एग्जाम देने से पहले ही आप फेल हो जाएंगे। तो उस कैटेगरी में नहीं जाना है। ऐसा पढ़िए कि आपका उत्साह बढ़े और पढ़ने का मन कहे। ये नहीं कि जो है जो पढ़े वो भी भूल गए और पढ़ने का मन नहीं कह रहा है कि जो पढ़े थे वो ही भूल गए, पता नहीं क्या हम पढ़े थे। तो ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के सामने आएंगी, ठीक है, ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के सामने आएंगी। तो परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है उसका भी सिस्टम सीखिए, हर चीज़ आसान हो जाएगी। लेकिन केवल लड़ाई ही लड़ रहे हैं, ठीक है, अब पता चला कि बंदूक चलाना नहीं जानते हैं, बंदूक लेके लड़ाई में खड़े हो गए। अरे जब बंदूक चलाना ही नहीं जानते हैं, बंदूक लिए रहिए, तोप लिए रहिए, फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो आपके आर्म्स हैं, ठीक है, युद्ध में जो साथ देंगे उनको भी मेंटेन करके चलिए कि उनके बारे में भी आप ट्रेंड रहिए, समस्या कभी नहीं होगी, ठीक। लेकिन बस केवल पढ़े जा रहे हैं कि हमको लड़ना है, तो बस लड़ने के लिए मेहनत किए जा रहे हैं। किससे लड़ना है, क्या लड़ना है, किन आर्म्स के साथ लड़ना है, पहाड़ पे लड़ना है, समुद्र में लड़ना है, रेगिस्तान में लड़ना है। अब रेगिस्तान में लड़ने गए, पानी घर भूल गए, काम सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ पे लड़ने गए, रस्सी घर भूल गए, तो गिरेंगे ही गिरेंगे। कहाँ लड़ना है, तैरना जानते नहीं, समुद्र में कूद पड़े लड़ने के लिए, तो सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सही तरीके से सही चीज़ों को पढ़िए, सही रणनीति के साथ पढ़िए। इसी के लिए आप लोगों को ये मैंने बताया कि एक
पूरा प्रश्न पत्र मैंने दिखाया कि कोई ऐसी बात नहीं पूछ रहा है जो जानी नहीं जा सकती है, यानी कि हर एक पार्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर उनको मेंटेन कर लें और कुछ स्पेशल चीज़ों को मेंटेन कर लें, करंट से रिलेटेड जो बातें हैं, तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। करंट की भी आप लिस्ट देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे जो सामान्य तौर पे चर्चा में प्रश्न थे वो पूछे हुए हैं। उस समय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चेंज हुए, जाहिर सी बात है पूछा जाएगा। ठीक है, T20 मैच हुआ, इतना चर्चित रहता है, जाहिर सी बात पूछा जाएगा। चुनाव योग्यता से संबंधित बदलाव किन्हीं राज्यों में हुए, जाहिर सी बात है पूछा जाएगा। सौर ऊर्जा से रिलेटेड संसद और सौर ऊर्जा दूर दूर तक कोई मेल नहीं है, साथ मिल करके आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। चर्चा की कैटेगरी देखिए कि कौन से बातों की करंट में किस प्रकार चर्चा है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितना वायरल है। ठीक है, खाली वीडियो ना वायरल करिए, कोई न्यूज कितनी वायरल है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न बन रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय पहले इजराइल फिलिस्तीन विवाद बहुत चर्चित था, जाहिर सी बात है प्रश्न बनेगा। ठीक है, तालिबान बहुत चर्चित है, जाहिर सी बात। अब आपको पढ़ते समय ये ध्यान देना है कि तालिबान से क्या प्रश्न बन सकता है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। अब इजराइल फिलिस्तीन विवाद तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कहाँ स्थित है पढ़े ही नहीं। अब आपको पता ही नहीं है कि इजराइल भूमध्य सागर से स्पर्श करता है कि नहीं करता है, फिलिस्तीन भूमध्य सागर से स्पर्श करता है कि नहीं करता है, सीरिया से स्पर्श करता है कि नहीं करता है, जॉर्डन से स्पर्श करता है कि नहीं, वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन आपने देखी ही नहीं, इजराइल फिलिस्तीन भी नहीं। पढ़ते समय प्रश्न को सजेस्ट करने की प्रैक्टिस करिए कि क्या प्रश्न संभावित हमारा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि हम करंट के इशूज पढ़ रहे हैं, वहाँ से हमारा कौन सा हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी का क्वेश्चन आ सकता है। अभी कुछ समय पहले जो है बांग्लादेश के जो है स्वतंत्रता दिवस से संबंधित बहुत चर्चा थी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए थे कोरोना काल के दौरान, जाहिर सी बात है वहाँ प्रश्न आएगा। कोई अवार्ड आदि भी आदान प्रदान हुए हैं, जाहिर सी बात है वहाँ से प्रश्न आएगा। अब आपको अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि क्या प्रश्न बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि गलत ही होगा। तो प्रश्नों की टेंडेंसी को समझिए। अब बांग्लादेश प्रधानमंत्री जी गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तो बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं उस बात को समझिए। ठीक है, बांग्लादेश और भारत को मिलाकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा वहाँ पर स्थित है, वो प्रश्न आप देखिए। ठीक है, अभी नेचुरल इंडियन टाइगर्स के लिए नेचुरल हैबिटेट पूछा था, तो नेचुरल हैबिटेट सुंदरवन है, तो सुंदरवन फिर से पूछ लेगा आपका। प्रश्न को समझिए कि हाँ करंट में ये इशू चर्चित हुआ, हमारे प्रश्न क्या बनेंगे। कोई भी बात, स्टेट के इलेक्शंस आपने देखा जो है, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इतना ज़्यादा चर्चित रहा। ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स अलग है कि किस रूप में चर्चित रहा, लेकिन चर्चा में स्टेट का इलेक्शन आया तो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी की व्यवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड बातें पढ़िए, चाहे वो उत्तराखंड के लिए स्पेशल हो, चाहे देश के लिए हो, किसी राज्य विशेष के लिए हो। तो इलेक्शन हुआ, जीता हारा वो तो आपने जाना, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानिए कि व्यवस्थाएं हमारे संविधान में क्या लिखी हुई हैं, किस तरीके से लिखी हुई हैं। तो करंट के इशूज के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ जब मेंटेन कर लिए तो पता चलेगा कि आपका मैक्सिमम पोर्शन क्वेश्चंस का तैयार हो गया, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन अब पता चला केवल पढ़े जा रहे हैं और छोर कुछ है ही नहीं, तो परिणाम आप भी जानते हैं। ठीक है, बहुत सीधी सी बात होती है, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने की क्राइटेरिया में आ जाइए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दीजिए, कोई भी रोकने वाला आपको नहीं है। लेकिन आप नहीं फुलफिल करते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं, तो सिलेक्शन आप भूल जाइए। तो ये सामान्य बातें मैंने बताई कि सामान्य अध्ययन हो, ला हो, वहाँ पर भी ये बात अप्लाई होती है कि पढ़ा कैसे जाता है, किस प्रकार। तो एक विश्लेषण करते हुए, इंटरप्रेटेट करते हुए चीज़ों को, तब आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना करके पढ़िए, तो ये 20 दिन भी 40 दिन के बराबर हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर इसे नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो फिर समस्या रहेगी। ठीक है, क्लियर है?